नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से संबंधित जीके के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि 2017 के पेपर से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वेयर इज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्तूपास इन इंडिया। तो भारत में जो स्तूप हैं उनकी सबसे अधिक सघनता कहाँ है, या फिर सबसे अधिक स्तूप किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्तूप है दोस्तों मध्य प्रदेश में। स्तूप जो होते हैं दोस्तों, जो बौद्ध रिलीजन होता है उनके जो रिलीजियस प्लेस होते हैं उनको स्तूप बोलते हैं, ठीक है ना। और स्तूप से बात आती है तो हम सांची की स्तूप की बात जरूर करेंगे। सांची का स्तूप जो है वो अशोक द्वारा बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया। तो सम्राट अशोक द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण किया गया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो हमारा 200 रुपीज़ का करेंसी नोट है उसके पीछे भी सांची का स्तूप ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, थाईपुसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज। तो थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो तमिल कम्युनिटी के द्वारा दोस्तों थाईपुसम फेस्टिवल मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी टू फरवरी में फुल मून के दिन थाईपुसम त्योहार जो है वो तमिल कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 तमिल इज राइट आंसर। वेयर इज द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। यह आता है दोस्तों पार्ट 3 के अंतर्गत। पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 18 क्या है, ये एग्जाम क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि आर्टिकल नंबर 18 क्या है। तो आर्टिकल नंबर 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है ना, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ नागालैंड। तो जो नागालैंड है वहाँ की आधिकारिक भाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। दोस्तों नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि, और राजधानी तो आपको पता ही है कोहिमा, ठीक है ना। तो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ सुरसेना महाजनपदा। दोस्तों एंशियंट इंडिया में इंडिया के अंदर 16 महाजनपद हुआ करते थे। उनमें से उत्तर भारत का एक शक्तिशाली महाजनपद था सुरसेन महाजनपद। उसकी राजधानी कहाँ थी। तो उसकी राजधानी थी मथुरा में, और यहाँ पर यदुवंश के राजा राज करते थे, जो कि श्री कृष्ण के वंशज थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में स्थित थी। Which among the following blood protein regulates the amount of water in plasma। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। दोस्तों प्लाज्मा में वाटर की मात्रा को रेगुलेट करता है एल्बुमिन, एंड एल्बुमिन इज ऑल्सो अ ब्लड प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्बुमिन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। इंडिया हैज डिक्लेयर्ड 2010 टू 2020 एज द डिकेड ऑफ। तो भारत ने 2010 से लेकर 2020 को डिकेड ऑफ इनोवेशन घोषित किया है। कौन सा डिकेड घोषित किया है दोस्तों, डिकेड ऑफ इनोवेशन। इस क्वेश्चन के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने के चांस 100% हैं। तो इसीलिए आप इसको याद कीजिए कि भारत ने 2010 से 2020 को डिकेड ऑफ इनोवेशन घोषित करने का फैसला किया या घोषित किया हुआ है। और दोस्तों डिकेड क्या होता है, 10 वर्ष के समय को डिकेड कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज की फॉनल स्पीसीज दैट इज बीइंग कंजर्व्ड एंड मॉनिटर्ड इन दचिगम नेशनल पार्क। तो निम्नलिखित में से किस प्रजाति को दचिगम नेशनल पार्क में संरक्षित किया जा रहा है और उसकी देखभाल की जा रही है। दोस्तों दचिगम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में,
JNK में है दचिगम नेशनल पार्क, और यहाँ पर कश्मीरी स्टैग जिसको कि हंगुल भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों, उसका संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हंगुल, या फिर कहीं कहीं पर ऑप्शन में आता है कश्मीरी स्टैग, STAG, कश्मीरी स्टैग। तो दचिगम नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और यहाँ पर हंगुल का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से 100% इस बार कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए उसमें पूछा जाएगा कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू एंड कश्मीर में आता था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी है तो हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख के अंदर आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ आता है तो ये आएगा आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत। और एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा नेशनल पार्क इंडिया का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट वूल। तो भारत में किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक ऊन किस राज्य में होता है दोस्तों, वो होता है आपका राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में 70 से ज़्यादा वूल प्रोसेसिंग कंपनीज हैं या फिर यूनिट्स हैं और प्रत्येक वर्ष 16 मिलियन टन जो ऊन होता है, वूल होता है, वो यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। और पूरे इंडिया में जितना भी वूल प्रोड्यूस होता है उसका 30% वूल कहाँ प्रोड्यूस होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में जो टॉप वूल प्रोडक्ट उत्पादन करता है, ऊन का उत्पादन करता है, टॉप कंट्री पहले नंबर में है ऑस्ट्रेलिया और 9th नंबर में है इंडिया, ठीक है। इंडिया 9वां सबसे बड़ा उत्पादक है ऊन का वर्ल्ड में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स। तो जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन फसलों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शुगर केन, मक्का, जट्रोफा, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। हम इन सभी का जो क्रॉप्स हैं इनका उत्पादन हम बायोफ्यूल्स के लिए करते हैं, ठीक है ना। केन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो केन नदी दोस्तों इनमें से किस नदी की सहायक नदी है। तो केन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। और जो केन रिवर है दोस्तों वह बुंदेलखंड रीजन की एक महत्वपूर्ण रिवर है और यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है केन, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट प्रेस बायोपिया। दोस्तों प्रेस बायोपिया होता है जरा दूरदृष्टिता। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारे 40+ के लोग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि मोबाइल को देखते हैं या अगर अखबार पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि उसको थोड़ा दूर ले जाके पढ़ते हैं अपनी आंखों से, ठीक है ना। तो इसे ही जरा दूरदृष्टिता बोलते हैं कि निकट की चीज़ें जो टेक्स्ट होते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, अखबार के जो शब्द होते हैं, किताब के जो शब्द होते हैं, वो देखना वो क्या हो जाता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है, वो धुतले दिखते हैं, ठीक है ना। इसे ही प्रेस बायोपिया कहते हैं और इसमें हम बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रेस बायोपिया में बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है और 40+ के लोगों में अधिकतर ये पाया जाता है। दोस्तों इसका मेन रीजन होता है कि जो आँख के अंदर का जो हमारा नेचुरल लेंस होता है, प्राकृतिक लेंस जो पहले से बना हुआ आता है हमारी आँख के अंदर नेचुरली, तो वह मोटा और फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण क्या होता है कि दिखने में धुंधलापन आने लग जाता है। इसे ही प्रेस बायोपिया या फिर जरा दूरदृष्टिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु डिसाइडेड रेपो रेट इन इंडिया। तो भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। दोस्तों रेपो रेट क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और रेपो रेट को निर्धारित करता है इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर RBI। दोस्तों RBI की एक MPC होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, वही इसको डिसाइड करती है कि इंडिया में कितना रेपो रेट होगा। अब रेपो रेट होता क्या है, बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, तो इसको पढ़िए क्या लिखा है। बैंकों को अपने कामकाज के लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता पड़ती है और इस स्थिति में बैंक भी लोन लेते हैं। जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो वैसे ही बैंक कहाँ से लोन लेता है, RBI से लोन लेता है, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि बैंक किससे लोन लेते हैं, तो आपको बता दें कि बैंक भारत के केंद्रीय बैंक यानी कि RBI से लोन लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके लिए आसान ऑप्शन यही होता है। अब जिस रेट पर RBI बैंकों को लोन देता है उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आप रेपो रेट का मतलब समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है,
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको कर लेंगे आसानी से, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, इन द सिस्टम ऑफ करेंसी नोट्स विच सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया। तो भारत में नोटों की प्रणाली के संदर्भ में भारत में कौन सी प्रणाली का पालन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें इंडिया के अंदर मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन किया जाता है। ठीक है ना, इंडिया की जो रिजर्व बैंक है वो बहुत सारे नोट एक साथ नहीं छाप सकती है, वह मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर कार्य करती है। जब आरबीआई के पास 200 करोड़ के एसेट संपत्ति होगी, जिसमें कि गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, सब कुछ मिला के जब उसके पास 200 करोड़ की संपत्ति होगी तभी वह नोट छाप सकती है। इसे ही मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिर MRS कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइट रेज दैट पास नियर द सन विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इट, दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो सूर्य के नज़दीक से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणें सूर्य की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, तो इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस प्रभाव को कहा जाता है आइंस्टीन इफेक्ट या फिर आइंस्टीन प्रभाव। आइंस्टीन ने बोला कि किसी अन्य वस्तु की तरह जो लाइट होती है वो भी ग्रेविटी से प्रभावित हो जाती है, इसीलिए जब सूर्य के नज़दीक से जो प्रकाशीय किरणें जाती हैं वो उसकी ग्रेविटी से क्या होती हैं, उसकी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे आइंस्टीन इफेक्ट कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। तो लार में, जो हमारे मुंह में लार होती है, सलाइवा होती है, उसमें कौन सा पाचन एंजाइम होता है? तो उसमें एमाइलेज नामक पाचन एंजाइम होता है दोस्तों, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है और स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है ना, जो एमाइलेज होता है वो स्टार्च जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है उसको माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है और पाचन में हमारी हेल्प करता है। तो एमाइलेज इसका राइट आंसर है, जो कि सलाइवा में स्थित होता है। अगला है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू द फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग वाज लेडी रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में, उसमें महिला रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? दोस्तों टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिशियंस के बीच। तो उसमें जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो महिला प्रतिनिधि थी वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू जी उसमें भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि थी, मतलब कि भारतीय पॉलिटिशियंस की ओर से, क्योंकि उसमें भारत में तो ब्रिटिश राज कर रहे थे ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द मेजर जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू। तो ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करा चुका हूँ। प्रायद्वीपीय भारत, जो हमारा दक्षिणतम हिस्सा है इंडिया का, उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। उसकी क्षेत्रीय मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो रेड सॉइल। प्रायद्वीपीय भारत की जो क्षेत्रीय मिट्टी है वह है लाल मिट्टी या फिर रेड सॉइल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड। तो आपको पता है कि जो डायमंड होता है वो कार्बन का अप्रूप होता है। तो दोस्तों उसमें कार्बन एटम की व्यवस्था कैसी होती है? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें टेट्राहेड्रल व्यवस्था होती है हमारे, जिस ये व्यवस्था देख रहे हैं आप, ये है टेट्राहेड्रल व्यवस्था। तो द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है उसमें। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों, डबल जियोपार्डी इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डबल जियोपार्डी होती है, दोहरी सजा, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए आप उसको 2 बार सजा नहीं दे सकते हो किसी भी आदमी को। तो क्या होता है वो किस कौन से अनुच्छेद में आता है? वो आता है दोस्तों आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 में। डबल जियोपार्डी जहाँ पर आ गया, आप वहाँ पर आर्टिकल 20 सबसेक्शन 2 को क्लिक करेंगे। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, आर्टिकल को याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, दिल्ली पुलिस का दो, सीआईएसएफ का दो, आरआरबी एनटीपीसी का दो, वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे यहाँ से, पॉलिटी से और आर्टिकल से संबंधित।
ठीक है ना। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंथक किसका नाम था? कंथक वॉज द नेम ऑफ, तो महात्मा बुद्ध का जो घोड़ा था उसको कंथक कहते थे, उसका नाम कंथक था। वो काफ़ी शक्तिशाली और कहा जाता है कि वो 18 फीट का था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये था कंथक। देखो ये इमेज है कंथक की। महात्मा बुद्ध के घोड़े को कंथक कहा जाता है, उसका नाम कंथक था। अगला प्रश्न है, कॉमनली यूज्ड मोड फॉर 3G नेटवर्क इज, तो जो 3G नेटवर्क होता है उसके लिए सामान्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोड कौन सा होता है? दोस्तों 4G के लिए भी यही मोड इस्तेमाल किया जाता है और 3G के लिए भी FDD मोड इस्तेमाल किया जाता है। FDD का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 4G नेटवर्क के लिए कौन सा मोड किया जाता है, तो उसके लिए भी FDD ही मोड इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब तो 3G कोई चलाता नहीं है, अब सभी 4G चलाते हैं। तो उसके लिए भी FDD फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सेशन मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वाइसराय ऑफ इंडिया द इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 इंडियन स्टेट्स, तो किस वाइसराय के शासनकाल के दौरान 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो लॉर्ड लिथिंगो, जिसका शासनकाल की 1936 से 37 के बीच में था, तब चुनाव कराए गए थे 11 स्टेट्स में इंडिया में। तो लॉर्ड लिथिंगो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।